अच्छी बात है। और बच्चे, अभी तक हम पढ़ रहे थे आपका प्राचीन इतिहास को। प्राचीन इतिहास के बाद अब टर्म शुरू हो रही है आपकी मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत। आप कहेंगे जी कुछ टॉपिक भैया जी छूट गए हैं, तो ये मैं टॉपिक आपको कराऊंगा दक्षिण के राजवंश, और उनका इस इतिहास से कोई लेना देना भी नहीं। तो दक्षिण के राजवंश हैं, और आपका कन्नौज के लिए हर्ष के बाद में जो संघर्ष हुआ वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये लगभग 2 क्लास आपके बीच की रहेंगी, है ना। तो उनका ना तो इससे कोई लेना देना है, ना इनसे कोई उनका अर्थ है, तो वो चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं किसको? मिडेवल इंडिया को, ठीक है, मध्यकालीन भारत को। तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ से इंटरेस्ट भी बनेगा, यहाँ इतिहास में सीखने के लिए सब कुछ है। और कहते हैं कि प्राचीन इतिहास थोड़ा जटिल होता है, और अगर आप बच्चे उसको समझ पाए होंगे तो ये आधुनिक जो आपका मध्यकालीन होगा, और फिर आएगा आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, जो आप पढ़ चुके। दूसरा होगा मिडाइवल इंडिया, आपका मध्यकालीन भारत। और तीसरा होगा आधुनिक भारत। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं कि मध्यकालीन भारत, मिडाइवल इंडिया का जो टाइम है, ये टाइम है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का। आज 2022 चल रहा है ना, तो ऐसी पहले 1707 रहा होगा, उससे पहले 712। तो अगर कुल मिलाकर के देखें तो ये 995 वर्ष बैठते हैं, और 995 वर्षों का 995 ईयर्स की जो हिस्ट्री है, इसी को हम मिडाइवल इंडिया कहते हैं। ठीक है, 995 वर्षों का जो इतिहास है। और 1707 ही क्यों? 1707 में यहाँ क्या हो जाएगा? 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। तो औरंगजेब की मौत तक का जो इतिहास है, क्या बोलेंगे? औरंगजेब की मृत्यु तक का जो इतिहास है, उसको हम नाम देते हैं मध्यकालीन भारत का। 712 शुरुआत क्यों है? क्योंकि 712 में यहां हुआ आपका भारत पर अरब आक्रमण। क्या हुआ? भारत पर अरब आक्रमण हुआ। तो पहली बात तो ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? द इन्वेजन ऑफ अरब इन्वेजन बोल सकते हैं, अरब इन्वेजन ऑन इंडिया। ठीक है, तो क्या है ये? अरब इन्वेजन हुआ, यानी अरब आक्रमण हुआ भारत पर। ठीक है, अरब इन्वेजन कहां हुआ? इंडिया पर, भारत पर हुआ। यहीं से शुरू होगा हमारा मध्यकालीन भारत। अब ये अरबी लोग कौन है? बहुत सारा बच्चा सोचता है कि भारत पर पहले अरबों ने आक्रमण किया, तुर्कों ने। तो वो जो अरबों पर आक्रमण किया, वो अरबों ने किस पर? भारत पर आक्रमण किया। और इन अरबियों में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? ये है मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क इनके बाद में आए। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अभी नोट मत करना कुछ भी, पहले मेरी सारी बातें सुने तब नोट करना, क्योंकि ये जैसी कॉमन चीजें हैं, ये आपकी उंगलियों पर भी रहेंगी, तो ये नोट करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैंने कहा भारत पर अरब आक्रमणकारी आए, तो ये अरब है कौन? तो ये अरब मुस्लिम आक्रमणकारी हैं। और मुस्लिम आक्रमणकारी से आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम आक्रमणकारी कैसे आए। तो ये तो आपको पता चलेगा मुस्लिम धर्म में। थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, मुस्लिम धर्म अलग से पढ़ रहे होंगे हम, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, उसको समझना। जैसे कि एक हुए हमारे हजरत मोहम्मद साहब। कौन? हजरत मोहम्मद साहब। ये छोटी चीजें नोट कर लेना कहीं लेफ्ट साइड में, मोहम्मद हजरत साहब। ठीक है, जन्म जो हुआ था इनका, इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व, सॉरी 570 ईस्वी में। ठीक है, 610 में इनको क्या एनलाइटनमेंट हो गया, इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हुआ इनको 610 में हीरा गुफा में। हीरा गुफा में क्या हो गया था? इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, हीरा केव में, हीरा गुफा। 622 में ये क्या हुआ था? मक्का इनको छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ा, मक्का छोड़कर मदीना गए, मक्का छोड़कर मदीना गए। ये बातें क्यों बता रहा हूं अभी बताऊंगा आपको। मक्का छोड़कर मदीना गए, और मक्का छोड़कर जो ये मदीना गए, यही घटना कहलाती है इस्लाम में हिजारत, जिसको हम हिजरी संवत भी बोलते हैं। तो हिजरी संवत कब चला? 622 एडी में चला। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इनका 622 में हो गया, 632 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी बनाए गए। इनकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, सक्सेसर्स, यानी कि अब इस्लाम जो धर्म है उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो जो उत्तराधिकारी बने वो खलीफा कहलाए। तो ये टर्म बार बार मिडाइवल हिस्ट्री में आपका प्रयोग होगा, खलीफा।
खलीफा कौन लोग हैं? मोहम्मद हजरत जो थे, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। और खलीफा कितने हुए? 4 खलीफा हुए, जिनमें पहला है अबू बकर। कौन है पहला? पहला अबू बकर है, ठीक है, अबू बकर को पहला खलीफा बोला जाता है। दूसरा उमर, तीसरा आपका उस्मान हुआ, उस्मान, और चौथा खलीफा हुआ आपका अली। ये तो कुछ नाम है। अब ये नाम क्या है, इनके बारे में जानोगे, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बातें मैं बता रहा हूं। वापस बोलता हूं, इस्लाम धर्म देखो कोई बहुत पुराना धर्म नहीं है। जब 570 ईस्वी में, यानी कि आज से अगर मैं देखूं तो आज 2022 चल रहा है, इसमें से 570 घटा लो तो लगभग कितना बच जाएगा आपका? 2022 में से 570 घटा करके बताओ भाई कितना बचेगा? तो मैं ये कह सकता हूं लगभग 1500 साल पुराना इस्लाम है। और इस 1500 साल में इस्लाम में भी इनका जन्म हुआ था। यहाँ ज्ञान तो इनको प्राप्त हुआ 610 में मक्का की एक गिरा गुफा में। तो लोगों को उपदेश देने लगे, लोगों को इस्लाम की शिक्षाएं देने लगे। और जब इनकी प्रसिद्धि बढ़ी इस्लाम की शिक्षाओं को देते हुए, तो यहाँ जो यहूदी, भाई मुस्लिम पहले कौन थे? बात ये भी तो, अगर इन्होंने मुस्लिम लोग बनाए तो पहले कौन थे? बाकी धर्म तो पहले से थे। तो जो यहाँ लोग थे मैक्सिमम वो थे यहूदी और ईसाई, यहूदी और ईसाई। तो ये जो यहूदी और ईसाई थे, इनको बड़ी दिक्कत हुई कि भाई ये व्यक्ति तो लोगों को इस्लाम धर्म नाम की शिक्षा दे रहा है, इस्लाम से जोड़ रहा है। तो इन लोगों ने प्रेशराइज किया, इनकी प्रसिद्धि को चलते हुए इनको मजबूर कर दिया कि इनको मक्का छोड़ करके कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। और मक्का छोड़ करके मदीना गए। यही घटना इस्लाम में हिजरी संवत या हिजारत कहलाती है। क्या? हिजारत भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, वहां अपना ज्ञान देते रहे लोगों को। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर बात आई इनके बाद में, इनके उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ कि मोहम्मद साहब का असली उत्तराधिकारी है कौन। तो ध्यान से समझना, जो 80% लोग थे, 80% लोग मानते हैं कि प्रथम खलीफा, पहला खलीफा अबू बकर है। लेकिन 20% लोगों का मानना था, 20% जनता का मानना था कि पहले खलीफा ये अली हैं। अली कौन है? दरअसल में ये दामाद था किसका? मोहम्मद हजरत साहब का। मोहम्मद हजरत साहब का दामाद था अली। तो 20% लोगों ने माना कि अली को प्रथम खलीफा होना चाहिए। प्रथम खलीफा यानी असली उत्तराधिकारी ये है। तो मतभेद हो गया, मतभेद हो गया। तो ये मुस्लिम धर्म भी 2 भागों में बट गया, जिसमें एक तो ये जो अली की शिक्षाओं को मानते थे ये लोग हैं शिया, शिया मुसलमान। और जो आपका हजरत साहब की शिक्षाओं को मानते थे, जो अबू बकर को बोलते हैं कि पहला खलीफा अबू बकर है, वो लोग कहलाए आपके सुन्नी। सुन्नी कौन लोग हैं? जो हजरत साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली पहला शिष्य था हजरत साहब का, और साथ में दामाद भी। तो 20% लोगों ने माना उनको। तो सिया और सुन्नी में बट गए। किसमें? सिया और सुन्नी में बट गए। और सिया और सुन्नी के बीच में जो विवाद है, जो इनके बीच में विवाद है, इसी विवाद को खत्म करने के लिए जो 9th सेंचुरी आएगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। 9th सेंचुरी में आएगी एक सूफी संतों की सीरीज, सूफिज्म आएगा। तो सूफी विचारधारा क्या थी? जो सुन्नी और सिया लोगों के बीच में एक सूफी भक्ति शाखा आएगी, जो इनके विवाद को खत्म करने के लिए काम करेगी कि इनका विवाद ना रहे। सूफिज्म, हजरत मोहम्मद अली है ना, हजरत मोहम्मद साहब के बाद में निजामुद्दीन औलिया जैसे लोग होंगे, ठीक है, आपके बख्तियार काकी जैसे लोग होंगे, इसी में आपके अमीर खुसरो जैसे लोग होंगे, जो भक्ति की तरफ मोड़ेंगे इन लोगों को। तो मैं क्या बात बता रहा हूं, इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम धर्म बनाया गया मोहम्मद साहब के द्वारा। उनके उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई हुई। और खलीफा मत भूलना, ये खलीफा समझाने के लिए सारी बातें मैं आपको बता रहा था। खलीफा क्या था? ये मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि सबसे बड़ा राजनीतिक उत्तराधिकारी होता है। मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख कौन है? सबसे बड़ा पद माना गया खलीफा को। आज के टाइम में कोई खलीफा नहीं है। आज के टाइम में खलीफा क्यों नहीं है? क्योंकि ये पढ़ोगे आप 1924 में जब खिलाफत आंदोलन चलेगा, तो तुर्की के जो शासक होंगे मुस्तफ़ा कमाल पाशा इस खलीफा पद को ही खत्म कर देंगे। तो ये खलीफा पद 1924 से खत्म है। लेकिन 1924 तक क्या था? इस खलीफा पद को सबसे बड़ा पद माना जाता था इस्लाम, ठीक है।
अब आएंगे वापस। तो मैं कभी भी खलीफा नाम लूं तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि खलीफा क्या होता है, किसी भी बच्चे का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए खलीफा क्या है। चलो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने बोला भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, बहुत बढ़िया। हजरत मोहम्मद क्या थे, शिया और सुन्नी? बताओ। मैंने बोला हजरत मोहम्मद साहब के बाद में धर्म बटा है, उनके उत्तराधिकारियों में लड़ाई हुई है, तब शिया और सुन्नी बने हैं। एक बच्चा हजरत मोहम्मद साहब को ही पूछ रहा है कि वो शिया या सुन्नी थे। हैं? चलो भाई, चलो कोई नहीं। मतलब ये है कि आप लोगों की कमेंट्स पर ध्यान देने का कोई फायदा होता ही नहीं है। मुझसे बेचारे कुछ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो मेरी नज़र में भी मैं जानता हूँ बहुत अच्छे विद्यार्थी, वो कहते हैं गुरुजी रिक्वेस्ट है कि आप ये जो शरारती बच्चे होते हैं ना, या जो कमजोर, बहुत कमजोर बच्चा है जो समझना ही नहीं चाहता टॉपिक को, बताओ गुलरुखी शीर्षक से क्या मतलब है? तो कहता है कि उनकी बातों पर आप ध्यान ही मत दो। तो वो अच्छे बच्चे हैं, इसीलिए सजेशन भी अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि यार तुम तो हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे। ठीक है गुरुजी, आज के टाइम में तो मैं ही खलीफा हूँ। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल खलीफा हो, तुम सारे खलीफा हो। तो भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये जो अरब आक्रमण भारत पर हुआ है, ये मुस्लिम लोग थे। कौन लोग हैं ये मुस्लिम लोग हैं। तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो किसने किया, बोलेंगे? वो भारत पर पहला अरब आक्रमण अरब क्षेत्र से हुआ। और ये सारी घटनाएं कहां की बता रहा हूं मैं तुमको? सऊदी अरब की बता रहा हूं। सऊदी अरब तो वर्ल्ड मैप पर जानते होगे कहां है, या नहीं जानते? जानते होगे। नहीं जानते तो नक्शे को तो कम से कम पढ़ो। ऐसा नहीं है ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा तभी पढ़ोगे, ये तो आपको स्टूडेंट है खुद भी देखते रहिए करिए कि नक्शे में कौन सी चीज कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। आते हैं भैया टॉपिक की तरफ। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी हुआ, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं असली टॉपिक की तरफ, शुरू करेंगे टॉपिक को। मैंने बोला भारत पर अरब आक्रमण हुआ, ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण। हीरा गुफा कहाँ है? सऊदी अरब में है। बच्चा वो पढ़ाऊंगा मैं, जब मुस्लिम धर्म आपको पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, है ना। यहूदी कौन होते हैं? यहूदी एक धर्म है बच्चा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इस्लाम क्या है? अब यार बहुत लंबी बात हो जाएगी, हैं? इस्लाम बच्चे पांच, मतलब उसके कहते हैं कि पांच स्तंभों को जो मानता है, जिसमें कि नमाज प्रमुख है ना। कलमा, कलमा जानते हो? नहीं जानते यार? कलमा कौन कौन बच्चा जानता है कलमा क्या होता है? बोलो भाई। चलो छोटा सा बता देता हूँ, जब बच्चे ज्यादा बोल रहा है वो उसको सुन लो। एक तो कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लेना। कलमा नमाज 5 टाइम की, जो रोजा रखता हो, रोजा रखता हो, जो हज जाता हो, और जो जकात देता हो, ये 5 गुण माने गए मुसलमानों के। ये जो 5 गुण हैं इनको बोलते हैं कि वही असली मुसलमान होगा, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? तो इसको बोलते हैं हम कलमा, जो मैंने बोला, ठीक है। और कलमा क्यों इसलिए बोलते हैं, देखो किसी भी धर्म को आप गलत नहीं बोल सकते हैं कि भाई मुस्लिम धर्म गलत था। बहुत अच्छी शुरुआत थी इसकी, इतनी अच्छी शिक्षाएं हजरत मोहम्मद साहब ने दी कि लोगों ने आगे आकर इसके बदला। ऐसा नहीं है, सच्चे मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग और हजारों मुसलमान ऐसे हैं जो मिट्टी के लिए जान देने वाले मुसलमान हैं। तो मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी शिक्षाओं को बदला गया, लोगों को मैनिपुलेट किया गया, तो उसमें खामियां आई बहुत सारी, है ना। धर्म में कोई खामी नहीं है, वो इंसानी दिमाग की खामी है जिसको बदला गया। तो कलमा क्या है? जो व्यक्ति कहते हैं कि मोहम्मद साहब जो है ये मैसेंजर थे, मैसेंजर हैं अल्लाह के। अल्लाह कौन? अल्लाह ऐसा है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिनकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर ही नहीं है ना। उनको तो एक रोशनी मात्र माना गया है कि वो एक रोशनी है, कोई तस्वीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, इसीलिए इस्लाम में मूर्ति पूजा भी नहीं है। तो कलमा क्या बोला गया उन लोगों ने कि कलमा जो लोग इनकी सत्ता पर विश्वास करे और बिना प्रश्न के विश्वास करे वही सच्चा मुसलमान है। जो बिना
प्रश्न चिन्ह के विश्वास करें कि हाँ इनका एग्जिस्टेंस, इनका अस्तित्व है। नमाज आप जानते ही हैं सभी बच्चे, रोजे आप जानते हैं, नमाज 5 समय की जमात जो पढ़ता है। हज, हज वो है जो मक्का मदीना दोनों स्थलों की आपकी यात्रा करता है। जकात वो है, जकात के लिए कहा गया कि ऐसा टैक्स जो अपनी आय का 40% देना होता था। 40%, क्या बोलेंगे, 40%, यानी कि 40% भाग आपको अपनी आय का देना होगा। और उसमें आय में आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मैंने इतना ये डोनेशन दे दिया, इतना मैंने ये डोनेट किया है, दान किया, यानी जो दाएं हाथ से दिया है वो बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। ये जकात था। ठीक है, तो इन 5 शिक्षाओं को जो माने वो मुसलमान है। आगे आएंगे। नेक्स्ट, 5 शिक्षा मतलब 5 चीजों का पालन करने वाला। अब आते हैं हम अरब आक्रमण की तरफ। किसकी तरफ? अब आते हैं हम किसकी तरफ? ये अरब आक्रमण की तरफ आते हैं। और अरब आक्रमण में याद रख लेना, पहला अरब आक्रमण कब हुआ? बोलेंगे बच्चे, पहला अरब आक्रमण कब हुआ? पहला अरब आक्रमण होता है आपका 711 में। दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ? दूसरा अरब आक्रमण भी 711 में हुआ। तीसरा अरब आक्रमण कब हुआ? तीसरा अरब आक्रमण 712 में हुआ। ठीक है, 712 में। पहला वाला जो अरब आक्रमण किया, ये किसने किया? अबेदुल्लाह ने। पहला वाला आक्रमण किसने किया? अबेदुल्लाह ने। क्या नाम है? अबेदुल्लाह। दूसरा अरब आक्रमण किसने किया? वो किया था बुदैल ने। तीसरा अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। क्या बोलोगे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो ये 3 में से हमको क्या पढ़ना है? ध्यान देने की बात है कि ये पहला अरब आक्रमण लूट के उद्देश्य से आक्रमण हुए। लूट का क्या उद्देश्य था ये बात हम जानेंगे। अबेदुल्ला ने जो आक्रमण किया ये था असफल आक्रमण। क्या ये सफल हो पाया था? नहीं, असफल है। क्या बोलोगे? असफल आक्रमण है। बुदैल ने जो आक्रमण किया वो कैसा आक्रमण है? वो असफल आक्रमण है। सक्सेस नहीं मिल पाई, सक्सेस नहीं मिल पाई, है ना। और मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया ये भारत पर पहला किया गया सफल आक्रमण है, जिसमें सफलता मिली। तो कभी भी पूछे आपसे, अगर पूछ ले भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, अगर अबेदुल्ला ऑप्शन में हो तो अबेदुल्ला लगाना, एकदम ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम सही उत्तर होगा। और अबेदुल्ला पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछा ही नहीं गया मतलब अब तक। तो अगर पूछा जाए तब की बात मैं बता रहा हूं। तो आपको क्या लिखना है? सफल आक्रमणकारी भारत पर कौन है? वो मोहम्मद बिन कासिम है। प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी बोलेंगे। क्या बोलोगे? प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी। भारत पर आक्रमण करने वाला अरबी पूछे या मुस्लिम पूछे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है जो सफल हुआ? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी किसको माना जाता है? आपका माना क्या जाता है? कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसको स्क्रीन को ऑन करना, स्क्रीन को ऑन करना, ये बंद हो गई है। तो क्या बोलेंगे? पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी या प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे आपसे तो आपका आंसर होना चाहिए मोहम्मद कौन बोलेंगे? मोहम्मद बिन कासिम है। ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हजाज का सेनापति था। कौन है? बोलो। अल हजाज का सेनापति था ये। अल हजाज का सेनापति, कमांडर था इसका। तो ये अल हजाज कौन है बच्चे, समझोगे जरा। जैसे कि मैं अगर बात करता हूं अपने देश, महान देश भारत की, ठीक है, भारत की बात करें तो यहां से समझो जो ये भारत का व्यापार होता था, जैसे पाकिस्तान की सीमाओं से यहां व्यापार होता था, तो इधर आपका पड़ता था देवल बंदरगाह। क्या पड़ता था? देवल बंदरगाह। हमारा और अरबियों के बीच में, यानी जो आपके सऊदी अरब के लोग हैं, हमारा और उनका व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार के लिए मैंने बताया व्यापार तो पहले से ही होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से व्यापार होता था। तो ये जो देवल बंदरगाह था, इस देवल बंदरगाह पर क्या हुआ कि इस अल हजाज के जहाज आए। समझो, अल हजाज के जहाज आए और इस समय जो भारत की अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो सिंध क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? सिंध क्षेत्र। ये जो सिंध है यहां पर शासन था आपका राजा दाहिर, ब्राह्मण वंश का एक शासक था। सिंध क्षेत्र का राजा कौन था? यहां
यहां राजा था दाहिर। तो दाहिर ने यहां आक्रमण करके किसके, अलहजाज के जहाजों को लूट लिया। अलहजाज के जहाजों को जब लूट लिया तो अलहजाज को पता चला कि भाई जहाज किसने लूटे हैं, दाहिर ने लूटे हैं। उसने दाहिर के पास एक मैसेंजर भेजा, दूत भेजा, और दाहिर से पूछा जो लूट हुई है उस लूट को आप लोग इधर भेज दें, यानी कि हमारे पास हमको रिकवरी करनी है, उस लूट को भेज दो। तो क्या जवाब आता है, दाहिर ने बोला कि भाई नहीं, पैसा जो लूट लिया तो लूट लिया, तू अपना काम करो। उसने बोला भैया पैसे दे दे। उसने फिर मैसेंजर भेज दिया, कहा बैठ रहा आराम से, नहीं पैसे दूं तो जा भी। तो मतलब इसने जो अपने मांग की, जो क्षतिपूर्ति की थी, तो राजा दाहिर ने मना कर दिया। राजा दाहिर ने मना कर दिया तो इसने किसको भेजा, अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि क्षतिपूर्ति लेकर के आनी है, जो कंपनसेशन है वो मुझको वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, ठीक है, और अटैक कहां किया, आपका सिंध क्षेत्र पर करेगा सबसे पहले। भाई सिंध का राजा कौन था, दाहिर। तो पूछा जाता है जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, लिखना इस बात को, कासिम के, नोट बनाकर लिखें, कासिम के आक्रमण के समय, कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था, सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था, जिसकी दो पुत्रियां, जिसकी, लिखना बच्चे, जिसकी दो पुत्रियां परिमला और सूर्यमला थी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर हुआ करता था, जिसकी दो पुत्रियां सूर्यमला और क्या बोलोगे, परिमला। तो ये किसकी पुत्रियों के नाम है, ये दाहिर की पुत्रियों के नाम है, जो दाहिर की पुत्रियां थी, ठीक है, सूर्यमला और परिमला। कोई दिक्कत, अब देखेंगे। अरे वो वाला मैसेंजर नहीं था, फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं, दूत फिजिकली आदमी को भेजा जाता था, शब्दों से कहता था वो, है ना। मैसेंजर फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं है। आगे आ जाओ। तो क्या हुआ, तो सबसे पहले आकर के सीधी सी बात है, किसके, सिंध राजा को हराया होगा। इसकी दोनों बेटियों को किडनैप कर लेता है, दोनों बेटियों को किडनैप करता है। तो यहां देखेंगे ध्यान से, पहला आक्रमण भी आप समझ गए होंगे, सिद्ध क्षेत्र पर, लिख लेना इस बात को। पहला आक्रमण कहां किया इसने, सिंध क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर। और सिंध क्षेत्र पर भी कहां, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया। देवल बंदरगाह को कब्जे में लेने के बाद ये चला आपका नीरम की तरफ। नीरम बौद्ध स्थल था, यहां नीरम बौद्ध स्थल को जीता, नीरम बौद्ध स्थल को जीता। और फिर किसको हराया, राजा दाहिर को हराया, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, राजा दाहिर को हराया। तो सबसे पहले कंट्रोल कहां पर लिया, देवल बंदरगाह, नीरम जो आपका बौद्ध स्थल था, और फिर कहां पहुंचा, ठीक है। फोन भूबू कर रहा है जेब में, हट भाई फोन को रख दो इधर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी पहले एयरप्लेन तो होते नहीं थे, हिंदुस्तान कैसे आया, तो भैया पैदल आए थे, पैदल। अबे पागल, वो लड़का नहीं देखा तुमने, एक कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रहा है लड़का, वो है, ऐसी वो भी पैदल आए थे। कोई दिक्कत भाई इतनी बात में। पहले आक्रमण के बारे में मैंने आपको बताया, मुस्लिम लोग थे, किस तरह से इनका कौन था, अलहजाज ने इसको भेजा, क्यों भेजा, क्या कारण थे, क्या कर जीता, सिंध क्षेत्र को जीता। किसने जीता, सिंध क्षेत्र को इसने जीता। और सिंध क्षेत्र को जीतने के बाद में अगली बात आती है, सिंध पर जजिया कर लगाया। सिंध पर जजिया, सिंध क्षेत्र पर जजिया लगाने वाला पहला शासक, जजिया कर लगाया, जजिया कर लगाया। और जजिया किससे लिया जाता था, जजिया क्या है, तो ये लोग जो भारत में आए, इनका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रसार करना और लूट करना। तो इस्लाम को कैसे बढ़ाएं, तो इन्होंने देखा जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनके ऊपर एक टैक्स लगा देते हैं, जजिया कर। तो जजिया किस पर लगता था, गैर मुस्लिम पर, गैर मुस्लिम, यानी कि जो लोग मुस्लिम नहीं थे, मुसलमान नहीं थे,
अब मान के चलो कोई हिंदू था, उस पर इन्होंने बोला भैया अब जजिया देना होगा। उसने पूछा बाबूजी क्यों? बोला देना होगा। ये क्या है, जो लोग मुस्लिम नहीं है उनको ये जजिया देना होगा। तो जो गरीब आदमी था उसने सोचा यार खाने के लिए रोटी तो है नहीं। उसने कहा बाबूजी पैसे तो नहीं है। बोले मुसलमान बन जा, फिर मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो जबरदस्ती से इन्होंने लोगों को बनाया, बहुत सारे लोगों को। तो गरीब लोग, आर्थिक हालत में कमजोर, उन्होंने सोचा यार जीवन ही तो है, क्या रखा है धर्म में, क्या हिंदू क्या मुसलमान, पैसे तो है नहीं, ये लोग मारेंगे, चलो मुस्लिम बन जाते। तो जजिया कर जो हिंदू लोग थे उनको मुसलमानों में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा कारण अगर कोई पूछे तो वो जजिया टैक्स है, जजिया कर है। गैर मुस्लिमों पर लगाया, लेकिन छूट दी गई कुछ, किससे नहीं लिया जाता था? जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से। जो विधवा होती थी, विधवा। जो विकलांग होते थे, विकलांग, इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। समझ रहे? मतलब गैर धर्म में मुसलमानों के अलावा, मुसलमानों से तो लिया ही नहीं जाता था, हिंदुओं से, बाकी धर्म जो है उन सब से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से, विधवाओं से और इनको छूट थी। लेकिन ब्राह्मणों पर भी एक शासक आएगा, फिरोज शाह तुगलक, है ना, और फिरोज शाह तुगलक लगा देगा इस टैक्स को। तो एफएसटी ने लगाया था ब्राह्मणों पर भी, पहले नहीं था, एफएसटी से पहले ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। तो ये पहला जजिया लगाने वाला शासक कौन है सिंध क्षेत्र पर? वो आप कहेंगे जी सिंध क्षेत्र पर जजिया लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सिंध पर लगा लिया। ठीक है, यहां तक की बात में मुझे नहीं लगता बच्चे, किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत हो। और लिखना, इस सब की जानकारी, या आगे लिखवाता हूं या लिख लो ही, इस सब की जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। कौन सी बुक है? चचनामा बुक, चचनामा पुस्तक से मिलती है। और चचनामा के राइटर कौन है? अली अहमद। अली अहमद ने लिखा है चचनामा को। कोई दिक्कत बच्चे? बहुत बढ़िया। अब आगे बात आते हैं, चचनामा बुक से हमको ये जानकारी तो मिल गई। तो ये जो अरब आक्रमण हुआ, कभी पूछे आपसे अरब आक्रमण का टारगेट क्या था, क्या ये लोग करना चाहते थे? तो अरब आक्रमण के उद्देश्य लिखे, अरब आक्रमण के उद्देश्य आप देखें। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? लूट, प्रमुख उद्देश्य था लूट करना, रिकवरी के लिए आए थे ना, लूट करना। दूसरा उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रसार करना, इस्लाम का प्रसार, प्रसार मतलब फैलाव, लोगों को जोड़ना, इससे इस्लाम का प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य हो गए। ठीक है, दूसरी चीज सोने के सिक्के। भाई लूट की इसने एक तो भारत में आकर के, और एक इस्लाम का प्रसार किया। सोने के सिक्के, इन सोने के सिक्के का नाम था दिरहम सिक्के। क्या बोलोगे? दिरहम सिक्के जारी किए, दिरहम सिक्के जारी किए। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां से इंपॉर्टेंट बात आती है कि सोने के सिक्के, जो दिरहम सिक्के किसने जारी किए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो पहला मुस्लिम शासक है भारत में जिसने सोने के सिक्के जारी किए, प्रथम मुस्लिम शासक, प्रथम मुस्लिम शासक सोने के सिक्के जिसने जारी किए, गोल्ड कॉइन्स जिसने जारी किए। और उन गोल्ड कॉइन्स को हम क्या कहते थे? दिरहम मुद्रा कहते थे। क्या बोलते थे? दिरहम सिक्के, दिरहम कॉइन्स उनको हम कहते थे। देखो कुछ बच्चे इतने कमजोर बच्चे होते हैं, वो बच्चा एक कोई पूछ रहा है गुरुजी ये क्या बात हुई, आप भूल गए, आपने मिनांडर भी लिखवा दिया, चंद्रगुप्त भी बता दिया आपने, सोने का सिक्का, हिंद यवन भी बता दिया। तो बच्चे मैंने जहां जहां जैसे जैसे बताया है कि अगर वंश पूछे तो हिंद यवन कहना है, ठीक है, अगर पूछे शासक के नाम से तो मिनांडर कहना है, मिनांडर ऑप्शन ना दे तो विम किडफिसेस देना है, शुद्ध सोने का सिक्का पूछे तो कनिष्क देना है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे तो सोने का सिक्का किसने जारी कराया? मोहम्मद बिन कासिम ने जारी कराया।
तो प्यारे बच्चे, ये इतिहास है, आपने शायद अभी पढ़ना शुरू किया है, तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। आप ये मत सोचो कि सोने का सिक्का तो किसी एक ने ही जारी कराया होगा, बहुत सारे शासकों ने जारी कराए। ऐसे पूछता है मुगल वंश में किसने जारी कराया, पूछ लेगा प्रथम अरबी व्यक्ति जिसने भारत में सिक्का जारी कराया, मैंने तो नहीं लिखवाया आपको कहीं। तो आपको सोचना होगा कि अरबी पहले कौन आए, मोहम्मद बिन कासिम आया। कासिम आया तो कासिम ने सिक्का जारी कराया, तो पहला अरबी हो गया भारत में सिक्का जारी कराने वाला, है ना। ऐसे मत कंफ्यूज हो गए, कह रहा जी तुमने सोने के सिक्के पे 3-4 लिखवा दिए। बच्चा 3-4 नहीं है, 30-40 शासक है सोने के सिक्के जारी कराने वाले। चलो भाई आगे आएंगे। प्रथम मुस्लिम शासक, सोने के सिक्के इसने जारी कराए, तो पहला मुस्लिम शासक है, ठीक है। और यहां याद रख लेना, बहुत बच्चों को इसमें इंटरेस्ट रहता है, कह रहा जी उसकी ये देखो दाहिर, राजा दाहिर की बेटियों को ले गया था ये। हाँ बताऊंगा बात, बच्चे को क्वेश्चन तो नहीं पूछा था, कहानियों में ऐसा था कि इसकी जो बेटियां थी, तो दाहिर को तो इसने मार दिया था, और दाहिर को जब इसने मार दिया तो इसकी दोनों बेटियों को किडनैप करके वापस ले गया अलहजाज के पास, ठीक है। और अलहजाज ने क्या सोचा कि भाई खलीफा, इनको खलीफा को पेश करते हैं। तो जब वो लड़कियां गई, उन्होंने ये मैसेज दे रखा था, पवित्र लड़कियों को ढूंढ करके हमारे लिए लेकर के आओ। वो लड़कियां जब उसके पास गई तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो कासिम हमको लेकर के आया है, इसने हमारे साथ दुराचार किया है, इसने रेप किया है हमारे साथ में। तो उसने बड़ा गुस्सा आया उसको कि भाई तुम तो ऐसे रेप करके लेके आए हो लड़कियों को। तो कहते हैं कि इसने चमड़े, इसको जो चिनवा करके मारा, मतलब चमड़े की जंजीरों में कसवा दिया था मोहम्मद बिन कासिम को। 714 में इसको वापस बुला लिया था। कासिम वापस कब गया था, एक बच्चे क्वेश्चन है, 714 में वापस गया था, ठीक है। अलहजाज ने इसको वापस बुला लिया था। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे बच्चे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम, क्या ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने सोने के सिक्के, दिरहम सिक्के जारी किए थे। आगे आएंगे। अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, जो ये अरब इन्वेजन भारत पर हुआ, इस अरब आक्रमण का प्रभाव क्या है, भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। देखो सबसे बड़ा प्रभाव तो यह है कि मुस्लिम शासक भारत में आ गए और लोगों को कन्वर्ट करने लगे। पहला खतरा तो बाकी धर्मों के लिए जो बदलाव का, धर्मांतरण का जो आया, इससे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि लोगों को अपना धर्म बदलना पड़ा, जजिया कर जैसे की वजह से। ऊंट पालन हमारे यहाँ नहीं था, जो राजस्थान में हम ऊंट पालते हैं, ऊंट पालन हमको अरबियों ने दिया, क्योंकि सऊदी अरब में तो पहले से ऊंट पलते हैं। ऊंट पालन, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं हमेशा लिखवाता हूं आपको। जैसे कि इसमें मानचित्र कला, एटलस किसने बनाया सबसे पहले, मानचित्र कला, मानचित्र कला का विकास जो एटलस था, एटलस, ये जो मैप्स वगैरह ये किसने विकसित किए थे, सबसे पहले अरबियों ने विकसित किए थे। तो हमको ये ज्ञान मिला अरबियों के यहां आने की वजह से, ठीक है। मानसून, मानसून के बारे में किसने बताया सबसे पहले, ये अरबियों ने बताया। और इन्हीं में एक व्यक्ति है जो भारत घूमने आएगा, जब आपका राष्ट्रकूट वंश वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगा, अलमकसीदी नामक आदमी है, अलमकशीदी, अलमकशीदी ने बताया था किसके, मानसून के बारे में, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, खजूर की खेती कहाँ से सीखी हमने, खजूर की खेती, खजूर की खेती कहाँ से सीखी, ये हमने सीखी थी बच्चे, कहाँ से, खजूर की खेती हमने अरबियों से सीखी। ये अरबी ही हैं जिन्होंने हिंदी भाषा, हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी का प्रयोग, हिंदी पहले हिंदवी हुआ करती थी। तो ये हिंदी जो शब्द आया है, ये कहाँ से आया है, ये अरबियों से आया है। जो दशमलव प्रणाली मैथ में आप इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल, दशमलव सिद्धांत कहाँ से लिया हमने, दशमलव सिद्धांत ये अरबियों ने दिया, ठीक है। दशमलव प्रणाली, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, थम्स अप करके बताएंगे बच्चे, थम्स अप करके बताएंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बोलेंगे बच्चा। गुरुजी आप खूब खा पी कर डेली आते हैं, ये देखो। बहुत बढ़िया, बोलेंगे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, कोई दिक्कत बच्चे। एक कह रहा है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लड़कियों की बात पर कभी विश्वास मत करना, मरवा दिया उसको, काजिम को मरवा दिया उन्होंने।
वेरी गुड। ठीक है, ऊपर कमेंट दिखाओ भाई, कमेंट ऊपर 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 ऊपर। ठीक है, ऊपर और भाई कमेंट दिखाओ ऊपर, नीचे 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 थोड़ा नीचे। चलो, अंकुर नहीं पता भाई, नहीं पता है, सर्च कर लो, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पता होता तो मैं जरूर बताता, रियली सॉरी। चलो भाई आगे बढ़ेंगे। अरब आक्रमण के बारे में तो किसने किया? सबसे पहले मैंने बताया मोहम्मद बिन काशिम ने। अरबी कहाँ से आए? सऊदी अरब से। अल हजाज भी कहाँ का? सऊदी अरब में हो गया अल हजाज। ठीक है आपका। तो ये लोग आए कब आए? 712 में सफल आक्रमण भारत पर हुआ। कहाँ से आया था अगर आपसे पूछे तो खैबर दर्रे से होकर के आया था। दूसरी बात, भारत में क्या चीजें अरबियों ने दी वो मैंने आपको बता दी। शासक कौन था जब ये आया? हिंदू शासक कौन था यहाँ पर? राजा दाहिर था, ब्राह्मण वंश का एक शासक था, और दाहिर की पुत्रियों का अपहरण करके ले गया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम को सजा सुनाई गई। और कारण क्या था वो सारी बातें हम कर चुके हैं। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जी घोड़े, अरबी घोड़े। हाँ, अरबी घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे। अरबी घोड़ों के बारे में जो परिचय हमको मिला वो यहीं से मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, नहीं भाई मुझे उस बात के बारे में जानकारी नहीं है कि लड़कियों ने खलीफा को मार दिया था, ये बात तुम जानते होगे। चलो, तो मैंने बोला जो ये हुआ भारत पर, ये अरब आक्रमण था, और अरब आक्रमण के बाद में भारत पर हुआ तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है। क्या ये जो आपका, अगर हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम, तो 2 वर्षों तक रहा लगभग भारत में सैनिक कमांडिंग, इसीलिए उपलब्धियां उसी के नाम पर दी जाती हैं, क्योंकि वो सेनापति था। राजा के नाम पर क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि राजा भारत का राजा नहीं था, बाहर का राजा था, इसीलिए उपलब्धियां दी जाती हैं। किसको? ये आपकी मोहम्मद बिन कासिम को। क्या अंदर तक प्रवेश किया उसने भारत की सीमाओं में? नहीं, सिंध क्षेत्र के बाद में वो वापस चला गया। ठीक है, भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ, तुर्क कौन लोग हैं? जैसे अरबी तो सऊदी अरब के हो गए, ये तुर्क कहां के थे? ये तुर्क हैं अफगानिस्तान के। तुर्क कहां के हैं? अफगानिस्तान के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक हुआ करता था गजनी, गजनी स्थान का नाम है, गजनी प्लेस है अफगानिस्तान में, गजनी प्लेस। और इस स्थान पर क्या था? यहां था आपका यामिनी वंश। कौन सा वंश? यामिनी वंश। और यामिनी वंश को ही हम कहते हैं गजनी वंश, या गजनी साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। गजनी वंश यहां शासन करता था। ठीक है, और गजनी वंश में अगर बात करें तो गजनी वंश के जो फाउंडर थे, यहां से बताता हूं, गजनी वंश के, यामिनी या गजनी वंश के जो संस्थापक हैं, गजनी वंश के संस्थापक, फाउंडर ऑफ गजनी वंश, गजनी वंश के संस्थापक थे आपके अल्पतगीन। क्या नाम है? अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद में एक शासक हुआ यहां सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। और यहां से अगर मैं पूछूं, आपसे कहूं मैं, तो मध्यकालीन भारत का ये जो चैप्टर चल रहा है अब, तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण के मुकाबले कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के चांसेस होते हैं। सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद में इसका पुत्र आएगा आपका महमूद। गजनी बोलो या गजनवी बोलो, दोनों एक ही नाम है। गजनी बोलो या गजनवी बोलो, अब आप समझ सकते हैं गजनी या गजनवी का क्या मतलब है। तो इनके वंश का नाम था। तो समझेंगे भारत पर क्या बोलेंगे? तुर्क जो आक्रमण हुआ, ये तुर्की कहां के थे? ये तुर्की थे आपके भैया अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान में गजनी स्थल पर इनका साम्राज्य हुआ करता था, और गजनी वंश का जो संस्थापक था वो था आपका अल्पतगीन। ठीक है, अल्पतगीन के बाद में जो शासक हुआ वो हुआ सुबुक्तगीन। ठीक है, और सुबुक्तगीन के बाद में जो गद्दी पर बैठा वो था आपका महमूद गजनवी। तो अगर मैं पूछूं भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन है जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो असफल आक्रमण किया था सबसे पहले भारत पर, सबसे पहले असफल आक्रमण किया था। असफल आक्रमण करने वाला पहला तुर्क सुबुक्तगीन था। लिखेंगे
सुबुक्तगीन वाज द फर्स्ट इन्वेडर। तो ये कौन है? पहला आक्रमण करने वाला तुर्क है, टर्किस है। असफल आक्रमण करने वाला आक्रमण भारत पर, इतना लिख लो, असफल आक्रमण भारत पर। तो भारत पर पहला असफल आक्रमण, या पूछे भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमणकारी भी किसको माना गया है? वो माना गया है सुबुक्तगीन को। ठीक है, तो कुछ हद तक मतलब जीतने के कगार पर था, काफी हिस्से पर जीता भी। जैसे कि अबेदुल्ला तो बिल्कुल असफल हो गया था, जो अरबी था। बुदैल बिल्कुल ही असफलता, कोई सफलता, लेकिन इसको काफी हद तक सफलता मिली थी, लेकिन पूर्णतः बोले तो असफल था। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने वाला पहला टर्किश इन्वेडर या पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन है? ये है आपका सुबुक्तगीन। कभी भी गलत मत करना, महमूद गजनवी इसका उत्तर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर जी, नोट्स में समझ नहीं आया था हर्षवर्धन के कितने पुत्र थे। बच्चे दो नाम बताए थे मैंने, कल्याणवर्धन और भाग्यवर्धन। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। नेक्स्ट, कोई दिक्कत यहां से? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अफगानिस्तान तो भारत में ही था, बिल्कुल ठीक बात है। एक बच्चे की 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ, तो ये अफगानिस्तान से कैसे आगे? उस समय तो ये भारत में थे। तो जो अफगानिस्तान क्षेत्र है उसका नाम ही अफगानिस्तान था। 1893 में वहां लाइन खींची है। तो भारत पर आक्रमण क्यों कहते हैं जिसको, अगर वो भारत में ही स्थित था? तो देखो, ये जो क्षेत्र है जिसको हम अफगानिस्तान नाम देते हैं, बड़ा ही अच्छा एक बच्चे ने पूछा है। और ऐसे दुर्लभ बच्चे बहुत कम होते हैं जो ऐसे डाउट लेकर के आ जाए। ठीक है, देखो, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर। ये क्या है? ये पाकिस्तान है, सभी लोग जानते हैं। ये आपका इसके ऊपर यहां, सॉरी, ये आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर यहां अफगानिस्तान है। ठीक है, यहां कौन है? अफगानिस्तान। तो बच्चा ये जो क्षेत्र था, एक तो अफगानिस्तान ये हो गया जो भारत में अफगानिस्तान था, यानी जिसकी सीमाएं अखंड भारत में शामिल थी। अखंड भारत टूटने लग गया था, फाइनली अलग हुआ था 1893 में। अखंड भारत तो प्यारे बच्चे इस अफगानिस्तान को तोड़ लिया गया था। कब? जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था, चाणक्य के बाद में क्या होने लगा था? अखंड भारत का टूटने लग गया था। जैसे मैंने अभी हर्षवर्धन का साम्राज्य बताया आपको, तो उस मैप को देखो ध्यान से, मैंने बताया वो सिंध तक का था। तो ठीक है, तो ये पहले ही टूट चुका था। ऑफिशियली 1893 में यहां हमने डूरंड लाइन खींच दी, है ना? डूरंड लाइन खींची हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चे टूट तो ये पहले ही गया था, है ना? ऑफिशियली घोषित हुआ 1893 में। तो समझ जाओ उस अफगानिस्तान वाले हिस्से पर किसका शासन था? वो गजनी वंश का शासन था। तो उस क्षेत्र से आए थे, क्षेत्र विशेष की बात हम कर रहे हैं। आगे आएंगे, असफल आक्रमण। तो सुबुक्तगीन पहला हो गया, और सुबुक्तगीन के बाद में कौन आया? फिर आया आपका महमूद गजनवी। कौन है? महमूद गजनवी आया। तो यहां याद रखना, अगर मैं बात करता हूं भारत की, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि यहां जो शासक है, यहां जो शासक था, यहां पहले तो दाहिर था, इस समय यहां शासक है जयपाल। और जयपाल ये संबंध रखता था हिंदू शाही वंश से। हिंदू शासक था, हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल। तो ये जो तुर्क आक्रमण आपका हुआ है, ये किसके समय पर हुआ? नोट बना के लिखना, भारत पर तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो शासक जो आपका युद्ध किया गया वो किसके खिलाफ किया गया? जयपाल के विरुद्ध किया गया। जयपाल फाइनली क्या करता है? सुबुक्तगीन के समय भी इसी पर होगा, और फिर महमूद गजनबी भी इसी पर आक्रमण करेगा। ये बात याद रख लेना। तो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक जो ये शुरू होता है, ये शुरू होता है हमारा महमूद गजनवी से। कहां से शुरू होता है? महमूद गजनवी से होता है। वो गजनवी जो जब गद्दी पर बैठा, महमूद गजनवी ये गद्दी पर बैठा था जब सुबुक्तगीन की मौत हो जाती है। गद्दी पर 998 में बैठा था। कब? 998 एडी यानी ईसवी में, जो अभी चल रहा है, में बैठा।
और इसने कसम खाई थी, जैसे सन्नी देओल ने नहीं खाई थी, सन्नी देओल नहीं, उस किसी और ने खाई थी, डैनी वैनी भाई भाई खाते हैं उसका, तो कसम खाता हूँ कल का सूरज, जो सन्नी देओल ने नहीं कहा था, कल की छोड़ अभी इसी वक्त। तो मतलब ऐसी कुछ कसम इसने खाई महमूद गजनवी ने। बोला भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। क्या बोला? भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा। और यही गजनवी है जिसने सन 1000 में, पहले तो ये जयपाल के विरुद्ध मतलब सफल नहीं हो पाएगा, तो 1001 से इसका सफल आक्रमण शुरू होगा और 1027 तक 17 आक्रमण इसने किए, और उन आक्रमणों का उद्देश्य होगा सिर्फ और सिर्फ लूट। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रीतगिन भी नाम आता है, शोभित पाल बिल्कुल आता है। चलो सर जी, सुल्तान, बादशाह और गाजी में क्या फर्क है? संदीप कुमार समझोगे जब गाजी उपाधि आएगी। गाजी बोलते हैं विधर्मी का कत्ल करने वाला। गाजी की उपाधि मतलब विधर्मी, मतलब जो इस्लाम को न माने उसका कत्ल कर दो तो तुम गाजी हो। समझ रहे हो कितना गंदा कॉन्सेप्ट है? मतलब इंसान को न मान, जो मुस्लिम धर्म को न माने, अगर उसका कत्ल जो कर दे वो गाजी है। गाजी यानी कि विधर्मी का कत्ल करने वाला। तो गजनवी गद्दी पर आ जाता है। ठीक है, ये बात याद रख लेना। सुल्तान की उपाधि, सुल्तान और गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि धारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक है भारत में। उपाधि धारण करने वाला पहला शासक किसको माना गया है? वो है महमूद गजनवी को। ठीक है, दूसरा, इसके अन्य नाम देख लो, फिर बाकी बातें इसके बारे में करेंगे हम। नाम कौन कौन से हैं इसके? यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला, ठीक है, और यामीन उल बिल्लाह, यामीन उल बिल्लाह। एक इसका नाम था गाजी, गाजी की उपाधि मैंने आपको बता दी। बुत शिकन, यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह, और आपकी क्या बोलोगे? बुत शिकन की उपाधि किसने धारण की? बुत शिकन बोलते हैं द जो आपका डेस्ट्रॉयर होता है, जो मूर्तियों को तोड़ दे। मूर्ति भंजक किसको कहा गया? मूर्ति भंजक, क्योंकि ये मंदिरों को टारगेट बनाएगा। मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक कह सकते हैं। मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो ये क्योंकि ये मूर्तियों को टारगेट बनाएगा आपका, तो जैसे भारत में इसका सबसे प्रमुख आक्रमण है, सोमनाथ पर हमला करेगा ये, तो वहाँ भारत के लोगों को पहली बार ये विश्वास टूटेगा कि भाई हमारे धर्म, हमारे देवी देवताओं में तो बहुत शक्ति है, ये गजनवी ने कैसे तोड़ दिया सोमनाथ मंदिर को। तो हिंदू आस्था को प्रभावित करने वाला भी पहला शासक है। मूर्तियों को तोड़ने वाला, नगरकोट मंदिर पर भी आक्रमण करेगा और मंदिरों को ये तोड़ेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? यामीन उद्दौला। तो यामीन, ये कैसे उपाधि याद रखें आप? यामिनी वंश तो याद है ना आपको, तो यामीन नाम की उपाधि किसकी है? गजनवी की। बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसके अन्य नाम हो गए गजनवी। भारत पर आक्रमण कब करा इसने? भारत पर आक्रमण लिखेंगे, भारत पर आक्रमण 1000 में। लेकिन ये जो 1000 में किया था जयपाल के विरुद्ध था ये, लिख लेना, जयपाल के विरुद्ध। कोई नतीजा नहीं निकला था इसका, कोई नतीजा नहीं, वो वापस चला गया। इसलिए बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इसको हम नहीं मान सकते। पता ही नहीं है इसके बारे में, बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलती हुआ था या नहीं भी हुआ था, क्योंकि अगले 17 आक्रमण में तो ये सफल हुआ, तो ये पहले वाले में असफल क्यों हो गया था? तो इसके बारे में बहुत सारे विवेद हैं कि 1000 में किया, कोई नतीजा नहीं, लेकिन सफल जो आक्रमण है इसका वो 1001 में है। सफल आक्रमण पहला, सफल पहला आक्रमण 1001 में है। 1001 में, जिसमें जयपाल को हराता है, और जयपाल को हरने के बाद में जयपाल आत्महत्या अपनी कर लेता है। ठीक है, कब हुआ? 1000 में हुआ, कोई नतीजा नहीं। सफल पहला इसने किया 1001 में। क्या बोलेंगे? 1001 में किया। और 1001 में जो इसने ये हमला किया, इसी को हम बोलते हैं वह हिंद का युद्ध।
क्या बोलोगे? वह हिंद का युद्ध, वह हिंद का युद्ध कहलाता है। और वह हिंद का ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? आपका जयपाल, हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, और जयपाल के वर्सेज में कौन था? आपका महमूद गजनी बोलो या महमूद गजनवी बोलो, महमूद गजनवी, इन दोनों के मध्य हुआ था। ठीक है, आज फ्राइडे है तो इस बात को ध्यान रखेंगे। कल जो आपकी सैटरडे की क्लास होगी, तो बच्चे सैटरडे की क्लास में हम इसको आपका शायद इसको खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, और कोई बात हो तो आप लोग बताएंगे। वेरी गुड। हाँ बच्चे, इसके लेखक मैं बताऊंगा आपको, सारी कहानी बताऊंगा। फिरदौसी ने क्या बोला इसके बारे में, क्यों इसने फिरदौसी को पैसे नहीं दिए थे, क्या वचन इसका फिरदौसी था, ईरान का महाकाव्य क्यों बन गया शाहनामा। बहुत बढ़िया। महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी, हाँ बिल्कुल अलबरूनी भी आएगा, किताबुल हिंद की रचना करेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी दशमलव की खोज इसने की। बच्चे दशमलव नहीं बोल रहा मैंने बोला दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम, आर्यभट्ट ने खोज की। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं सौरमंडल की खोज किसने की, तो हमारा आंसर होता है कॉपरनिकस। क्यों? क्योंकि कॉपरनिकस ने प्रैक्टिकल कर लिया। आर्यभट्ट ने खोज की लेकिन हम दशमलव का प्रैक्टिकल नहीं कर पाया हिंदुस्तान। अरबियों ने सीखा उसको। अरबियों ने कहां से सीख लिया जो थी? अरबी इतने चालाक कैसे हो गए? तो अरबियों ने जो भारतीय ग्रंथ थे, आते ही सबसे पहले ओज बुक के नाम से पंचतंत्र जैसी पुस्तकों का, बाकी पुस्तकों का विवाद करवाया। कालिली बोलते हैं, कालिली अरबी साहित्य में, कालिली नाम से लिखा उन सबको, और उन लोगों ने उस ज्ञान को जुटाया और प्रयोग किया। भाई सौरमंडल के बारे में भी तो आर्यभट्ट ने बताया, लेकिन एक व्यक्ति आया गैलीलियो, उसने कहा ये रहा सौरमंडल, दूरबीन से देखो, तो प्रूव उसने किया। हम लोग प्रैक्टिकल ही नहीं कर पाए, हम लोग अपनी चीजों को सहेज नहीं पाए। रामानुजन जो कभी स्कूल नहीं गए, एक रात को जागे और सुबह उठ करके अपना आप अध्ययन में लग गए, और अध्ययन में ऐसे लगे कि 3500 प्रमेय, 3500 थ्योरम लिख दी। आज तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, 2700 प्रमेय सिद्ध हो चुकी हैं, 800 हो जाएंगी, लेकिन नाम पता है किसके आ रहे? रामानुजन का नाम नहीं आ रहा है, जो उन चीजों को प्रूव कर रहा है। बताई तो प्रमेय रामानुजन ने। बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं मैथ के, किस बात का? रामानुजन के क्रेडिट पर, बेस उनका है सारा। तो ये रीजन है सारा कि हम लोग उन चीजों को सहेज नहीं पाए। पहले तो पेटेंट जैसी चीज भी नहीं होती थी कोई, पेटेंट अधिनियम भी बाद में आया कि आप अपनी चीज का पेटेंट करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत थैंक यू इस सब प्यार के लिए। बहुत